हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल अमित तलडा क्लासेस। मैं हूं अमित तलडा, आपका फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड। तो ये आज का जो सेशन है दैट इज़ मास्टर क्लास सेशन ऑन एफएसएम। ठीक है, न्यू सिलेबस दिसंबर 2020। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें मैं काफ़ी सारे टिप्स आपको दूंगा और क्या चीज़ें करनी है क्या नहीं करनी है, रिवाइज़ कैसे करना है, बेसिक बेसिक सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। और चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं बता दूं कि हम क्या क्या कर रहे हैं फ्री में। देखो मैं क्या क्या इस सब्जेक्ट के लिए कर रहा हूँ। पहले तो हमने रिवीजन नोट्स आपको दे दिए हैं। ठीक है, बहुत अच्छे कवरेज वाले रिवीजन नोट्स हैं, रिवीजन के लिए सफिशिएंट है और रिवीजन के लिए यूज़ किए जा सकते हैं। सेकेंड इज़ फार्मूला शीट भी अवेलेबल है मेरे साइट और ऐप पे। फार्मूला शीट भी आप पढ़ सकते हो। सारे फार्मूलेस एक जगह पे दिए हुए हैं फॉर मल्टीपल रिविजन्स। और फिर हमने एक एमसीक्यू चैनल भी स्टार्ट किया हुआ है, उस पर हम एमसीक्यू पोस्ट करते रहते हैं और 200, 250, 300 कुछ एमसीक्यू उस पर ऑलरेडी डले हुए हैं। और हम जैसे होता है डे इन डे आउट, हर हफ्ते मतलब हर 2-3 दिन में मैं उसमें एमसीक्यूज डालते रहता हूँ। ठीक है, तो ये 3 इनिशिएटिव्स आप सबको डेफिनेटली फॉलो करने चाहिए, फ्री है। और फिर कुछ पेड जो चीज़ें हैं वो भी मैं बता देता हूँ कि हमारे रेगुलर वीडियो लेक्चर्स हैं। अगर आपको फुल कंसेप्चुअल क्लैरिटी से इस सब्जेक्ट को पढ़ना है, 60+ कंफर्म लेना है, तो आप रेगुलर वीडियो लेक्चर्स ऑप्ट कर सकते हैं। जिन लोगों को कुछ सिलेक्टेड चैप्टर्स में ही प्रॉब्लम है तो चैप्टर वाइज लेक्चर्स भी हम देते हैं। और हमारा बुक भी है, फिजिकल बुक भी आप ले सकते हो, फुल फ्लेज बुक है, फुल थ्योरी सब कवर्ड है, 1200 एमसीक्यूज भी कवर्ड है। और सेम बुक आपको ई फॉर्म में भी अवेलेबल है मेरे ऐप पे और वेबसाइट पे। ठीक है, तो दोनों में से आप जो आपको सही लगे आप ऑप्ट कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है 60+ का, जो इसमें मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि सेकेंड ग्रुप में 2 सब्जेक्ट्स आपके एमसीक्यू हैं, तो दोनों में आपको 60+ ही लेने हैं, आपके पास और कोई उपाय नहीं है। ठीक है, तो इसमें भी आपको 60+ ही टारगेट रखना है, 60 के नीचे सोचना ही नहीं है, 60 के नीचे सोचना ही नहीं है। ठीक है, मिनिमम 60 आपका टारगेट होना चाहिए। अब वेटेज स्टार्ट करते हैं। पहले तो एक ही पेपर हुआ है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जो भी एमसीक्यू बेस्ड पेपर हैं एज ऑन डेट एक ही पेपर हुआ है दिसंबर 19। और एक ही पेपर के बेस पे आप बहुत ज़्यादा जजमेंट्स नहीं ले सकते हैं, तो बहुत ही लिमिटेड उसका एप्लीकेबिलिटी या इंपॉर्टेंस होता है। 3, 4 या 5 पेपर कम से कम चाहिए होते हैं फॉर अ प्रॉपर एनालिसिस ऑफ ट्रेंड। ठीक है, तो इसमें अगर आप देखोगे तो आपका जो एफएम है 60 मार्क्स, तो उसमें क्लियर कट दिख रहा है कि 3 चैप्टर्स बहुत ज़्यादा वेटेज रखते हैं। ठीक है, 3 चैप्टर्स। पहला है कैपिटल बजटिंग फॉर ऑब्वियस रीजंस कि बहुत बड़ा चैप्टर है। फिर सेकंड है कैपिटल स्ट्रक्चर, ठीक है, वो भी काफ़ी अच्छा बड़ा चैप्टर है, प्रैक्टिकल चैप्टर है। और फिर एक है वर्किंग कैपिटल, सेम ऑब्वियस रीजन, वर्किंग कैपिटल इज़ नॉट जस्ट वन चैप्टर, उसके अंदर बहुत सारे सब चैप्टर्स भी हैं, तो बहुत बड़ा चैप्टर है, तो ऑब्वियसली वेटेज भी उतना ही ज़्यादा है। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो 40 मार्क्स का जो पेपर है, 60 में से 40 मार्क्स तो इन 3 ही चैप्टर से आ रहा है और बाकी सब मिला के सिर्फ 20 आ रहा है। ठीक है, तो 3 चैप्टर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इम्पॉर्टेंट है का मतलब क्या है कि आपको मॉड्यूल से कवर करना चाहिए, काफ़ी डिटेल में उसको कवर करना चाहिए। ठीक है, और बाकी सब देखो काफ़ी कम वेटेज है। प्रोजेक्ट फाइनेंस तो ऑलमोस्ट ज़ीरो वेटेज है, ऑलमोस्ट ज़ीरो वेटेज है, मतलब कोई क्वेश्चन ही नहीं है। फर्स्ट चैप्टर भी देखो कुछ खास नहीं है क्योंकि इंट्रोडक्शन है, बहुत ज़्यादा टेक्निकल है नहीं, बेसिक बेसिक सब्जेक्ट के बारे में इंट्रोडक्शन दिया है, तो ज़्यादा वेटेज नहीं है। ठीक है, सिमिलरली डिविडेंड पॉलिसी भी काफ़ी छोटा चैप्टर है, बहुत ज़्यादा कंटेंट ही नहीं है, पूछने लायक कुछ ज़्यादा है ही नहीं, तो वेटेज भी काफ़ी कम है। ठीक है, बाकी सब एवरेज वेटेज है। एवरेज मतलब वही 4-5 मार्क्स एवरेज वेटेज होता है, न कम न ज़्यादा। सिमिलरली अगर आप एसएम देखो, एसएम में भी चैप्टर्स ही काफ़ी लिमिटेड है। और सरप्राइजिंगली अगर आप देखोगे पहले चैप्टर का वेटेज 0 है क्योंकि वो फाउंडेशन लेवल का है। सीएस फाउंडेशन का पूरा जो पार्ट था मैनेजमेंट का, वो पार्ट इन्होंने रिपीट किया हुआ है, तो इसलिए कुछ खास वेटेज नहीं है। सिमिलरली इंट्रोडक्शन टू स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट भी बहुत ही इंट्रोडक्टरी लेवल का है, तो उसमें भी ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आए हैं। और बाकी जो 4 चैप्टर है सर, वो ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और चारों आपको करके जाने, क्योंकि अब इस अटेम्प्ट में देखो एक ही चैप्टर में से 20 मार्क का आ गया, अब ये हर अटेम्प्ट में नहीं होगा। मतलब जो लास्ट चैप्टर है एनालाइजिंग स्ट्रैटेजिक एज, इसमें से एक्चुअली कम क्वेश्चन आए, पर ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट
कंसेप्ट है और हाल ही में उसमें काफ़ी नए टॉपिक्स भी ऐड हुए हैं। तो मेरा ऐसा अंदाज़ा है कि अब एनालाइजिंग द स्ट्रैटेजिक एज, ये जो चैप्टर है इसका वेटेज काफ़ी बढ़ने वाला है और आपको ये चारों चैप्टर अच्छे खासे डिटेलिंग में करने चाहिए। ठीक है, पहले 2 का वेटेज नहीं है, बाकी 4 आपको अच्छे से पूरे करके जाने हैं। ठीक है, तो यही सब जो मैंने डिस्कशन किया वो सब दिया हुआ है। ठीक है, ये 7 चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है पूरे सब्जेक्ट के। कैपिटल बजटिंग, कैपिटल स्ट्रक्चर, वर्किंग कैपिटल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, स्ट्रैटेजिक एनालिसिस, और वो जो मैंने आपको 3 चैप्टर या चारों चैप्टर भी आप समझ सकते हो कि चारों चैप्टर ही ऑलमोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, और फिर जो 3 चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है वो है प्रोजेक्ट फाइनेंस। 0 था, एक आध क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन आप मतलब एक्सपेक्ट कर सकते हो, बहुत ज़्यादा भी नहीं आने वाला है। चैप्टर एक्चुअली बहुत बड़ा है, सरप्राइजिंग इसलिए कि चैप्टर इतना बड़ा दिया है बट उतना पूछा नहीं जा रहा है, तो ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, नेचर एंड स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट सेम इंपॉर्टेंट नहीं है, और इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, फिर है मैंने जो कंसेप्ट लाया है फ्लैश कार्ड्स। ठीक है, फ्लैश कार्ड्स मैंने इसके भी बनाए हुए हैं बट बहुत ज़्यादा नहीं बनाए हैं, सिर्फ ये 4 टॉपिक पे ही फ्लैश कार्ड मैंने इस पर अभी तक बनाए हैं। पहला है डेफिनेशंस। ठीक है, डेफिनेशनल थेरोटिकल क्वेश्चन भी आते हैं, तो सारे डेफिनेशन जो है मैंने एक जगह आपको दिए हुए हैं, मल्टीपल टाइम्स आप रिवाइज कर सकते हो, याद कर सकते हो कि डेफिनेशन तो याद ही करनी पड़ेगी, उसमें जो नाम है या जो भी टेक्निकल वर्ड्स हैं वो आपको याद करने होते हैं। सिमिलरली अदर नेम्स की भी लिस्ट बनाई हुई है, अदर नेम पे भी एक आध क्वेश्चन आ सकता है। टाइप्स ऑफ मेथड पे भी मैंने बनाए हैं, काफ़ी बार आप देखते हो मेथड्स पे क्वेश्चन आते हैं कि कौन सा मेथड है कौन सा मेथड नहीं है। बहुत सारे एरियाज़ हैं जहाँ पे मेथड्स का इन्वॉल्वमेंट है, खासकर एसएम में, तो वो भी आपको मैंने एक जगह पे बना के दिए हुए हैं। मेथड्स के नाम आप मल्टीपल टाइम्स पढ़ोगे तो आपकी गलती नहीं होगी। और फिर जहाँ भी ईयर्स हैं, टाइम दिया हुआ है कि ये साल में ऐसा हुआ वो साल में ऐसा हुआ, तो उसका भी एक लिस्ट मैंने आपको बना दिया है, हो सकता है उसमें भी क्वेश्चन आ जाए। तो ये चारों चीज़ें ऐसी हैं जो आपको याद करनी है, वही कंसेप्ट है फ्लैश कार्ड। ठीक है, तो ये मैंने ऑलरेडी दिया हुआ है और इसका लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा। ठीक है, तो इसको आप यूज़ कर सकते हो। और अब मैं कमिटमेंट नहीं करना चाहता कि इसमें क्या और ऐड किया जा सकता है, पता नहीं है, टाइम मिला तो माइट भी मैं कुछ और चीज़ें ऐड करूँगा, बट एज ऑफ नाउ कोई ऐसा प्लानिंग नहीं है। ठीक है, फिर है प्रैक्टिकल क्वेश्चन, जो काफ़ी बच्चों का डर है जिस टॉपिक में, जिसके बारे में ज़्यादा गाइडेंस नहीं है, वो है प्रैक्टिकल्स। अब एफएम देखा जाए तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, ठीक है, पर उतना प्रैक्टिकल आपको दिया हुआ नहीं है, दिया भी हुआ है तो बहुत ही ऑफ बीट दिया हुआ है, जो एमसीक्यू पेपर में कैसे पूछा जाएगा भगवान जाने। 8-8 16 मार्क के क्वेश्चन तो बनते हैं, बट 1 मार्क का एमसीक्यू क्वेश्चन कैसे बनेगा, ये बड़ा मतलब टफ पार्ट है इसमें, कि क्या क्या चीज़ें ये एमसीक्यू में पूछ सकते हैं। क्योंकि मैंने बताया ज़्यादा पेपर नहीं हुए तो कुछ जजमेंट नहीं ले सकते, अभी तक कुछ आया नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि और आ नहीं सकता, आ कुछ भी सकता है, कि सब्जेक्ट बहुत अलग है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। ठीक है, तो पिछला जो पेपर था 25 मार्क का, देखो उसमें प्रैक्टिकल है, 60 मार्क का आपका एफएम है, 60 में से 25 मार्क का प्रैक्टिकल आया है। ठीक है, एफएम जो 60 मार्क का है, ऑलमोस्ट वो आधा पेपर प्रैक्टिकल बेस्ड है। ठीक है, एसएम तो वैसे भी फुल थ्योरी है। तो देखो क्या क्या आया वो सब मैंने दिया हुआ है आपको। कैपिटल बजटिंग में से 9 मार्क का है प्रैक्टिकल 9 मार्क का है। ठीक है, जिसमें से 6 मार्क टाइम वैल्यू ऑफ मनी पे है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी तो है ही पूरा प्रैक्टिकल, तो 6 मार्क का ऑलमोस्ट टाइम वैल्यू ऑफ मनी है। ठीक है, तो अगर आप अच्छे से टाइम देके टाइम वैल्यू ऑफ मनी अच्छे से कर लेते हो तो 5 से 6 मार्क तो आपके वैसे ही आ जाएंगे। ठीक है, और यही एक दूसरा जो एनालिसिस मैं आपको बता रहा हूँ कि जो कैपिटल बजटिंग का पार्ट है प्रैक्टिकल का, अपार्ट फ्रॉम टाइम वैल्यू, जो पूरे मेथड्स हैं जो आप पढ़ते हो, पेबैक पीरियड, ये पीरियड, फिर वो आपका ARR, NPV, IRR, सब जो इतना सारा है वो सब मिला के देखो उस पर कितने क्वेश्चन आए, सिर्फ 3 आए। 9 में से 6 तो टाइम वैल्यू के ना, तो बचे हुए 3 ही क्वेश्चन हैं जो कैपिटल बजटिंग के प्रैक्टिकल्स पे एक्चुअली आए हैं। तो काफ़ी बच्चे जस्ट बिकॉज उनको 1-2 मेथड्स जमते नहीं हैं तो वो पूरा चैप्टर ही छोड़ देते हैं या उसको ढंग से कवर नहीं करते हैं, उसकी थ्योरी भी कवर नहीं करते हैं, तो ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। ठीक है, बहुत ज़्यादा भी प्रैक्टिकल नहीं आ रहा है तो एटलीस्ट आप पूरा थ्योरी तो कवर ही कर लो, टाइम वैल्यू ऑफ मनी के भी इजी प्रॉब्लम आप कर लो। इवन कैपिटल बजटिंग के अंदर भी जो प्रैक्टिकल्स हैं वो भी 1 या 2 ही टाइप्स हैं ऐसे जो थोड़े टफ हैं, लेंदी है, हो सकता है आपको न जमे, बट उतना पार्ट आप स्किप करके बाकी सारा पार्ट कवर कर सकते हो। ठीक है, फिर कैपिटल स्ट्रक्चर में भी 4 क्वेश्चंस आए हैं प्रैक्टिकल।
कॉस्ट ऑफ कैपिटल 3, डिविडेंड में एक ही आया है, वर्किंग कैपिटल 6 क्वेश्चन, सिक्योरिटी एनालिसिस 1 एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट 1। ठीक है, तो ये पूरा आपका प्रैक्टिकल्स है और एक आधी है, देखो एक आधी है, इसमें मैं आपको लिस्ट दूंगा क्या क्या ईजी है जो आपको करके जाना चाहिए, कौन कौन से मीडियम है और कौन कौन से बहुत ज़्यादा टफ हैं और करके जानी चाहिए नहीं करके जानी, वो सब मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, टाइप्स ऑफ प्रैक्टिकल। तो पहला पार्ट जो है वो ईजी वाले, जो मुझे लगता है ईजी है और मतलब एक कॉमन नॉर्मल बच्चा अटेम्प्ट कर सकता है, उसको भी थोड़ा बहुत टाइम दे के प्रैक्टिस दे के ईजी लगना चाहिए। तो क्या क्या है, पहला है EVA, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। ठीक है, ईजी है, फॉर्मूला बेस्ड है। ARR फॉर्मूला बेस्ड है। वैल्यू ऑफ परपेचुइटी बहुत ही सिंपल, बहुत ही लॉजिकल सिंपल फॉर्मूला है, बहुत ही सिंपल है। फिर ऑपरेटिंग से पूरा लेवरेज पार्ट इजी है, ऑपरेटिंग फाइनेंशियल कंबाइंड एंड वर्किंग कैपिटल लेवरेज, चारों लेवरेज फॉर्मूला बेस्ड है, कंसेप्ट बेस्ड है। अगर आपको कंसेप्ट समझ में आ गया तो बहुत आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो। सेम गोज फॉर कॉस्ट वाले जो हैं, कॉस्ट ऑफ डेट, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, सब कुछ ईजी है, आराम से आप मैनेज कर सकते हो। और फिर है जो मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस आता है टंडन कमेटी का, वो भी काफ़ी आसान है। फिर रेशो बेस्ड भी क्वेश्चन आ सकते हैं वर्किंग कैपिटल में, कुछ कुछ दिए भी हुए हैं। ठीक है, तो आप करके जाओ, रेशो एनालिसिस करके जाओ। फिर और ये रेशो एनालिसिस ऑलरेडी आपके कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में है ही, तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर EOQ पे भी आता है, देखो वर्किंग कैपिटल में ही, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। फिर ऑपरेटिंग साइकिल पे भी क्वेश्चन आते हैं, मिनिमम मैक्सिमम लेवल, मटेरियल मैनेजमेंट में भी आता है, होल्डिंग पीरियड रिटर्न, एक्सपेक्टेड रिटर्न अंडर CAPM। तो ये सब काफ़ी ईजी कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, आपको करके जाने चाहिए, बहुत आसान है। ठीक है, फिर टफ जो मीडियम है, मीडियम वाले जो हैं ये बहुत इजी भी नहीं है बहुत टफ भी नहीं है, इसलिए मैंने मीडियम में रखा है। तो उसमें पहला आता है WACC। ठीक है, अलग अलग इंडिविजुअल कॉस्ट आसान होते हैं, लेकिन WACC थोड़ा फिर कैलकुलेटिव हो जाता है, तो हो सकता है आपसे एरर हो जाए। वॉल्टर्स अप्रोच, गॉर्डन्स मॉडल। ठीक है, डिविडेंड वाले जो 2 पार्ट्स हैं ये भी मैंने मीडियम में रखे हैं। और फिर टफ जो है वो है सर स्टैंडर्ड डिविएशन, कोवेरिएंस, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, पोर्टफोलियो रिस्क। ठीक है, ये कुछ कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जो थोड़े बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव हैं, बहुत ज़्यादा मैथ्स हैं, और मैथ्स अगर आपको डर लगता है तो ये 4 टॉपिक्स आपको डर लगेगा। और सरप्राइजिंगली देखो इस पर कोई क्वेश्चन अभी तक आया नहीं है, बट आ सकता है, एक आध मार्क आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 4 में से, या जो भी ये टफ है, एक आध 2 क्वेश्चन मैक्सिमम आप इस पे आ सकते हैं। तो डरने की बात नहीं है, बहुत ज़्यादा मैथ्स है और आपको नहीं जम रहा है, आप स्किप कर सकते हो। ठीक है, आप टफ वाला ये जो पार्ट है स्किप कर सकते हो, बहुत ज़्यादा वेटेज नहीं है। तो पूरे प्रैक्टिकल से नहीं डरना है, जो बस कुछ कुछ टिपिकल क्वेश्चन आपको नहीं जम रहे हैं वो आप स्किप कर सकते हो। फिर रिवाइज कैसे करें, ठीक है। तो मैं थेरी पे ही ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ कि थेरी आप पढ़ सकते हो, समझ सकते हो, जल्दी से रिवाइज भी कर सकते हो। ठीक है, तो 70% अगर आप देखोगे आपका पेपर पूरा थेरी है, 25 मार्क का ही प्रैक्टिकल है, जो चलो 30 मार्क तक जा सकता है, पर मुझे लगता है 70 मार्क का तो थेरी आना ही है। ठीक है, तो इसलिए पहले आपको SM रिवाइज करना चाहिए। SM देखो फिक्स है, बहुत ही लिमिटेड है, आप अच्छे से पढ़ सकते हो, उसको मल्टीपल टाइम रिवाइज करके ईजी बना सकते हो। तो आपको पहले SM पढ़ना चाहिए, और जितना भी टाइम आपके पास अवेलेबल है, 12 घंटे, 16 घंटे, 18 घंटे, आपको 40% ऑफ द टाइम SM पे देना है, 40% टाइम SM पे देना है। ठीक है, जितना भी है आप कैलकुलेट कर सकते हो। और फिर FM की थेरी पढ़नी है, FM की थेरी आपको पढ़नी है, सेम 40% टाइम आपको उस पर देना है और उसको सेकेंड प्रायोरिटी पे रखना है। और लास्ट में आपको प्रैक्टिकल्स के फॉर्मूलेस पढ़ने हैं, और हर टाइप का 1 या 2 प्रॉब्लम आपको पहले से ही सेलेक्ट करके रखना है, और उतने ही सिलेक्टेड प्रॉब्लम्स आपको सिर्फ देख के जाने हैं, सॉल्व नहीं करना है। ठीक है, तो 20% ऑफ टाइम आप वहाँ पे दे सकते हो, और आसानी से आप प्रैक्टिकल सारे टाइप के क्वेश्चंस कवर कर सकते हो। ठीक है, सिंपल। तो थेरी पे ही ज़्यादा फोकस करना है, थेरी के ही नोट्स अच्छे से देख लेने हैं, चार्ट्स वार्ट्स कहीं मिलते हैं तो आप देख लो, और आप उससे रिवाइज़ करो। मल्टीपल टाइम्स आपको रिवाइज़ करना पड़ेगा, कि चीज़ें आपको हो सकता है कंफ्यूज हो जाएं, क्योंकि ऑप्शंस होते हैं तो कंफ्यूजिंग भी होता है, इतना क्लियर आंसर्स नहीं होते हैं, खासकर SM में बहुत ज़्यादा ही कन्फ्यूजन होता है। तो मल्टीपल टाइम्स आपको चीज़ें पढ़नी है, कंसेप्ट के काफ़ी गहराई में जाना है, तो ही आप क्लियरली आप अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। फिर प्रैक्टिकल्स कहाँ से पढ़ें? अब मैंने आपको बताया सब्जेक्ट ही पूरा रिटन पेपर है, मतलब नॉर्मली ये रिटन पेपर होता है, आपको MCQ में दिया हुआ है, तो इसीलिए MCQ आपको ज़्यादा मिलेंगे ही नहीं, क्योंकि ये MCQ वाला पेपर ही नहीं है। आपको है CS में है, एग्जीक्यूटिव में है,
बट इन जनरल मैं बात करूं तो इसमें ज़्यादा एमसीक्यूज होते नहीं हैं, रिटन पेपर है तो आपको फुल क्वेश्चन ही सॉल्व करने चाहिए। ठीक है, क्लियर बता रहा हूँ। इस पर बहुत ज़्यादा लोग टाइम वेस्ट करते हैं, आर्ग्यूमेंट्स करते हैं कि सर एमसीक्यू कहाँ से करें, एमसीक्यू मिल नहीं रहे। तो भाई नहीं है तो क्या कर सकते हैं, प्रॉब्लम को बार बार रिपीट करके आप अपने प्रॉब्लम सॉल्व बढ़ाते हो, कम नहीं होते हो। तो बेटर है फुल क्वेश्चन सॉल्व करो। और अगर आप क्वेश्चन का फॉर्मेट देखोगे, फुल क्वेश्चन और एमसीक्यू क्वेश्चन में ज़्यादा फर्क ही नहीं। क्वेश्चन तो पूरा ही देना पड़ेगा ना उनको। अगर एनपीवी का क्वेश्चन है तो पूरा डेटा देना पड़ रहा है, आईआरआर का क्वेश्चन है पूरा क्वेश्चन देना पड़ रहा है। क्वेश्चन सेम ही रहता है, ऑलमोस्ट सेम ही रहता है। ठीक है, तो फुल क्वेश्चन सॉल्व करो। आपके मॉड्यूल में भी बहुत सारे दिए हुए हैं, आप उनको सॉल्व कर सकते हो। बट येस, एक कट ऑफ रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि आपके मॉड्यूल में भर भर के क्वेश्चन कॉपी पेस्ट करके इंस्टीट्यूट ने दे दिए हैं और बहुत ज़्यादा लेंदी, बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं करने हैं। बस जो मैंने टाइप्स आपको बताए हैं उन टाइप्स पे ध्यान देना है और उन टाइप्स के सिंपल प्रॉब्लम सॉल्व करके जाने हैं। और थ्योरी कहाँ से पढ़ें, तो ये भी मैं आपको बता दूं। पहले तो आपका कोचिंग सेंटर का ही नोट्स आपको प्रेफरेंस रखना चाहिए, क्योंकि वहीं आपने पढ़ा है, वहीं से कंसेप्ट बिल्ड किए हैं। तो वो आपको अगर सफिशिएंट लगता है तो आप कोचिंग सेंटर के ही नोट्स पढ़ो, उसी से थ्योरी को रिवाइज करो। नहीं है तो आप मॉड्यूल पढ़ सकते हो, या अगर जिन लोगों ने मॉड्यूल पढ़ा है पहले, मॉड्यूल से ही आप रिवाइज करो, कोई दिक्कत नहीं है। मॉड्यूल की लैंग्वेज काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। और आपके पास कुछ भी नहीं है तो फिर आप मेरे रिविजन नोट्स ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मॉड्यूल से काफ़ी सिमिलर है लैंग्वेज, मैंने काफ़ी मॉड्यूल को यूज़ किया है। और लास्ट है कि सर प्रैक्टिकल पूरा छोड़ के सिर्फ थ्योरी पढ़ के जा सकते हैं क्या, तो यस आप जा सकते हो। अगर आपका क्या बोल सकते हैं, आपका टारगेट पासिंग है, 40 मार्क्स ही आपको चाहिए, 40 के ऊपर आपको नहीं चाहिए, तो आप ये सिर्फ थ्योरी पढ़ के जा सकते हो। प्रैक्टिकल की 25 या 30 मार्क्स के मैक्सिमम आएंगे, 70 में से आप 40 तो आराम से ले ही लोगे। लेकिन मैं वही कह रहा हूँ कि ये सब्जेक्ट का अपमान है। अगर आप सिर्फ 40 ले रहे हो तो अपमान है, आपको 60 टारगेट करना चाहिए। और यस, 60 के लिए फिर आप प्रैक्टिकल छोड़ नहीं पाओगे। 60 या उससे अगर आपको ज़्यादा लेना है तो ऑब्वियसली आपको प्रैक्टिकल्स भी कवर करने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये सब था जो मुझे था बताना था। इसके अलावा आपको जो भी पूछना है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं कमेंट के थ्रू, कमेंट में रिप्लाई करके आपको जवाब दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। लाइक कर देना भाई, अगर अच्छा लगा हो कंटेंट या कुछ भी सजेशन अच्छे लगे हो, इन्फॉर्मेशन मिली हो, लाइक कर देना और शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी इसको यूज़ कर पाएँ। थैंक यू सो मच।